ठीक है, लास्ट चर्चा का विषय क्या था भाई? अगर आप बातें नहीं बच्चों बातें नहीं, लास्ट जाते थे डिस्कशन ये था हमारा कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था कि भारत में पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करी? 1867-68 का ईयर था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो तीन एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? कितनी एक्टिविटीज होती है? तीन। जैसे इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन है। वो क्या है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बेसिस पे एक मेथड बना है जिसका नाम है आउटपुट मेथड। क्या नाम है? आप लोग उस चीज का क्या कर रहे हो? कंजप्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंजप्शन। क्या कर रहे हो? कंजप्शन। जब आप कंजप्शन करोगे तो पैसा खर्च होगा। पैसा क्या होगा? फीस खर्च होती है। एक तरीके से पैसा देते हो आप लोग, तो वो कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर। अब जब आप लोग फीस देते हो तो हम लोगों के लिए, जेएमएस वालों के लिए किस रूप में पैसा दिए हो? इनकम के रूप में आती है। किस रूप में आती है? और उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेंट भरते हैं, उससे बिजली का बिल भरते हैं, टीचर्स की सैलरी देते हैं, बाकी जितने भी जो भी लोग हैं उन सबको हम लोग पेमेंट करते हैं। शौर्य बच्चों से नीचे आगे बैठो, आगे। ठीक है, तो वो तीसरी स्टेज क्या बन जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बन जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीन स्टेजेस हैं। पहले बोलो, दूसरा, तीसरा। ठीक है जी, हम लोगों को शुरुआत करनी है किसके साथ? आउटपुट मेथड के साथ। आउटपुट मेथड भी बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये नाम है बेसिक। ज्यादातर जो नाम यूज होगा वो ये नाम है। अब इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है, ध्यान से नोटिस करो जरा। वैल्यू एडेड कहता है कि कोई भी जब एक प्रोडक्ट होता है वो स्टेजेस, कोई भी मान लो जैसे रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए पहन सबको जरा समझो। जैसे मान लो ये जो टी शर्ट है, इसका जो कपड़ा है वो क्या है? रॉ मटेरियल था। कपड़ा क्या था? रॉ मटेरियल। ठीक है जी, बोर्ड पर देखो, उस रॉ मटेरियल की वर्थ मान लो 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। वो किसी कंपनी ने खरीदा जो टी शर्ट बना रही है। क्या बना रही है? वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी सर किसमें? किसमें कन्वर्ट करेगी बोलो भाई? टी शर्ट। तो जब वो टी शर्ट बना देगी तो 100 पे बेचेगी क्या? कुछ उसमें अमाउंट ऐड करेगी। मान लीजिए कितना कर दिया? 180। अब वो टी शर्ट जो है बनकर किसके पास जाएगी? होलसेलर के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? होलसेलर के पास जाएगी। तो वो होलसेलर के पास कितने में पहुंची? मान के चलो 220 रुपए में। कितने में पहुंची? 220 रुपए। होलसेलर से किसके पास जाएगी सर? रिटेलर के पास जाएगी। किसके पास जाएगी बोलो भाई? रिटेलर्स के पास जाएगी। रिटेलर्स के पास मान लो उसकी वर्थ कितनी है? 240 रुपए। 240 10% का मार्जिन होगी। रिटेलर से किसके पास जाएगी? कंज्यूमर के पास जाएगी। और कंज्यूमर उसको, सॉरी, रिटेलर उसको कंज्यूमर को बेच रहा है लगभग कितने की? 350 की। कुछ भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, व्हाटएवर द अमाउंट इज। कहने का मेरा सेंस क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट जब अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है, अलग अलग, तो उसमें हर स्टेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है। कुछ ना कुछ क्या ऐड होती है? वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, यहाँ रॉ मटेरियल है, इसको टी शर्ट बनते बनते कितनी वैल्यू ऐड होगी? 80 रुपए ऐड होगी। टी शर्ट से बनने के बाद उसको होलसेल तक पहुंचने में कितनी वैल्यू ऐड होगी इसकी? 40 रुपए। होलसेलर ने उसको रिटेलर के पास पहुंचाया तो अपनी
कितनी वैल्यू ऐड कर दी 20, और रिटेलर ने इतना सारा काम कर रखा है तो उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दी 110 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब अलग अलग स्टेजेस से होकर एक प्रोडक्ट गुजरता है ना, तो उसमें वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? इसी वैल्यू एडिशन को अगर मैं जोड़ दूं, इसी वैल्यू एडिशन को मैं क्या कर दूं, अगर जोड़ दूं, तो वो मेथड क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिशन। क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिशन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर जब हम फोकस करेंगे तो दो शब्दों पे हमारा बड़ा ध्यान रहेगा। एक, मेरा प्रोडक्ट बिका कितने में, जितने भी बिका ना उसको क्या बोला जाएगा, बोलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोला जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। प्रोडक्ट जब बिकता है तो फैक्ट्री रेट पर बिक जाता है या मार्केट पर बिक जाता है अंश? जब कोई प्रोडक्ट बिकता है तो फैक्ट्री रेट पर बिक जाता है या मार्केट प्राइस पर बिकता है? मार्केट प्राइस से। मैंने टी शर्ट फैक्ट्री से खरीदी है मार्केट से, तो मैं इस पे कौन सा प्राइस पे करूंगा, मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस पे करूंगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट की, बोलो, जिस पर वो प्रोडक्ट क्या हुआ है, प्रोडक्ट क्या हुआ, बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस पर वो क्या हुआ है, सेल हुआ। ये ध्यान रखना, मैं सिंपल इसलिए लिख रहा हूं कि आपको रिमाइंडर रह सके। अच्छा, दूसरी चीज हमारे को वैल्यू एडिशन निकालना है पीयूष। क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन। मान के चलो पीयूष रिटेलर से कंज्यूमर तक आया, कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 110 का हुआ। कैसे निकाला 110 से, दिमाग लगाओ पीयूष। मार्केट प्राइस कितना था रिटेलर के लिए, 350 रुपए, और रिटेलर ने उसमें से क्या घटा दी, जितना उसने उसके ऊपर खर्चा करा था, जितना उसने उसके ऊपर क्या करा था, खर्चा। 350 पे बेचा तो वो क्या हो गया, 240 पे खरीदा था। तो 240 जो खरीदा है ना सर, उसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट कॉस्ट। भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंजप्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, दैट कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है, प्रोडक्ट को बनाने और खरीदने। ठीक है, तो वो सारे खर्चे किसमें आएंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इस मेथड के अंदर दो बड़े वर्ड हैं, एक क्या है, बोलो, जिन्होंने स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उनको याद आ रहा हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो मैंने छोटे ड्राफ्ट में समझाया है इसको। आराम से मोबाइल के चक्कर में एक बच्चा हमारा घायल हो गया। चलो प्लीज आप लोग इसको इतना नोट करना शुरू करो, लिखो जरा इसको। वैल्यू एडिशन डिफरेंट stages of value addition is different stages of production. प्लीज ये नोट करो, आगे ऐड करते हैं।
कर लिए नोट? बुक देना कृतिका। बातें नहीं भाई इतनी। Different stages of production. आप तो नोट कर लिया होगा। प्लीज अब नोटिस करें जरा थोड़े से, कोई बात नहीं, पेन रोक लो थोड़ी देर, अभी स्पेस वो लिखने के लिए। अब जब ये मेथड शुरू हो रहा है वैल्यू एडेड, तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहले क्या निकाला जाता है? वैल्यू एडेड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भाई? वैल्यू एडेड। पेन बिल्कुल अभी ड्रॉप रखना, ठीक है, लिखने की कोई ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाना। जब भी न्यूमेरिकल्स करते समय वैल्यू एडेड बोलेगा तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है GV@MP एमपी। क्या होता है भाई? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट सेल करा था वो फैक्ट्री कॉस्ट पे करा था या मार्केट प्राइस पे करा था, तो इसलिए यहां पर क्या वर्ड लगाया? मार्केट प्राइस। फैक्ट्री कॉस्ट पे क्या अनु तुम्हारे भी, तुम भी लग गई तुम्हारे भी? अरे बाप रे बाप, हमारी क्लास में गड़बड़ हो रखा है मामला। ठीक है, आगे कहते हैं मार्केट प्राइस। जो भी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं उन सब में टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं। मैं कई बार समझा चुका हूं क्या जुड़े होते हैं। क्या उसका नाम क्या होता है? MRP। क्या नाम होता है? फुल फॉर्म बोलो MRP की, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहां ध्यान रखना वैल्यू एडेड लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। वैल्यू एडेड लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वो बोलेगा कि वैल्यू एड निकाल के दिखाओ। तो वैल्यू एड का मतलब क्या है? GVA@MP। GVA@MP का मतलब G फॉर ग्रॉस, V फॉर वैल्यू, A फॉर एडेड, और कौन से प्राइसेस पर? मार्केट प्राइसेस पर। कौन से प्राइसेस पर? मार्केट प्राइसेस पर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब वैल्यू एडेड निकलेगा कैसे सर? वैल्यू एडेड निकालने के लिए सर हमारा फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। इतना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इतना सिंपल पेपर में नहीं है सर ये। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दिए होंगे। 100 में से 95 क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट नहीं दिए होंगे सर। तो क्या होगा सर इसका कंसेप्ट, जरा वो समझते हैं। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं दिया तो क्या करना है? बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान बनाए रखना सर। वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक कंपोनेंट क्या होता है? सेल्स। कि आपने मार्केट में कितना सामान बेचा, मार्केट में कितना सामान बेचा। ठीक है जी, प्लस में चेंज इन स्टॉक कर दीजिएगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है याद करो,
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इनका तीसरा नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है तीसरा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। किसी को याद है मैंने कहां पढ़ाया था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? जब मैंने इन्वेस्टमेंट का टाइप पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अगर मीनिंग रिवाइज करा होगा ना किसी ने जाके, तो मैंने बताया था फिक्स एसेट्स में जो इंक्रीज हुआ और जो करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ, उन दोनों का समेशन, उन दोनों का समेशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो वहां पर ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया था। तीसरा कंपोनेंट जो कभी कभार मिलेगा, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। हमारे देश में जो खेती होती है वो कैसी होती है? हमारे देश का किसान जो खेत में जो भी अनाज प्रोड्यूस करता है, ज्यादातर उसमें से कुछ अनाज वो क्या रख लेता है? अपने घर में रख लेता है। जब अपने घर के लिए अनाज रख लेता है किसान, तो उसको क्या कहा जाता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहा जाता है? इसी चीज के कारण यहां पे तीसरा कंपोनेंट क्या ऐड हुआ? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। कि भाई किसान ने प्रोडक्शन तो करा है, वो किसान ने प्रोडक्शन तो करा है, बट उसने क्या कर लिया? खुद कंज्यूम कर लिया। खुद क्या कर लिया? अगर वो खुद कंज्यूम नहीं करता ज्योति, तो उसको क्या करता? वो मार्केट में बेचता। कहां जुड़ता फिर वो? सेल्स में जुड़ता। कहां जुड़ता? सेल्स में। लेकिन उसने बेचा नहीं, तो उसको अलग से कहां जोड़ दिया? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। कहां जोड़ दिया? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्स भी अगर डायरेक्ट नहीं दे रखी होगी सर, न्यूमेरिकल में मिलेगा क्या? क्या मिलेगा भाई बोलो? डोमेस्टिक सेल्स। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कुछ माल इंडिया में ही बेचती है, जैसे गाड़ियां, नमक है ना, कार और नमक इंडिया में ही बेच रही है, तो सर उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक सेल्स, क्योंकि अपने भारत में बेचा। टाटा कंपनी कुछ माल इंडिया से बाहर भी तो बेचती है, तो जो माल इंडिया का बना हुआ लेकिन बिकेगा बाहर, उसको क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हो? तो ध्यान रखना, जब भी क्या मिलेगा क्वेश्चन में, डोमेस्टिक सेल्स के साथ में क्या जोड़ोगे? एक्सपोर्ट। उन दोनों को जोड़ दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेल्स के साथ क्या जोड़ोगे? चेंज इन स्टॉक। क्या जोड़ोगे? और चेंज इन स्टॉक के साथ क्या जुड़ेगा? इन तीनों का समेशन होके क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बनेगा? अच्छा, एक और बात बताओ, सेल्स निकालने का एक तरीका और है जो एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है यूज। मान के चलिए मैं ये एसी बेच रहा हूं। क्या बेच रहा हूं? एसी। ठीक है जी, डन। एक एसी के प्राइस, एक एसी का प्राइस है 30,000 रुपए। कितना है? मैंने दिन भर में 10 एसी बेच दिए। कितने एसी बेच दिए? मेरी सेल्स कितने की होगी दिन भर की? 3 लाख हो गई। क्या करा आप लोगों ने? सिंपली प्राइस इंटू में क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस इंटू में क्वांटिटी सोल्ड। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना, ये दे रखा होगा ना ये सारे शब्द दे रखे होंगे, तो वहां पे सेल्स कैसे निकलेगी? प्राइस इंटू में क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या हो गया भाई? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? इंटरमीडिएट कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं सर जरा? इंटरमीडिएट कॉस्ट की। इंटरमीडिएट कॉस्ट भी डायरेक्ट नहीं दिया होगा सर, तो क्या होगा सर? इसका एक फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ मिलेगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या लिखा हुआ मिलेगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में भी ध्यान रखना है, जैसे टाटा कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया था। टाटा कंपनी कुछ माल इंडिया से खरीदती है, जो भी सामान टाटा कंपनी ने कहां से खरीदा? इंडिया से, उसको क्या बोलोगे? और जो सामान इंडिया के बाहर से मंगवाया उसको क्या बोलोगे? इंपोर्ट। उसको क्या बोलोगे? इंपोर्ट बोलोगे। क्या बोलोगे सर? इंपोर्ट। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिले? डोमेस्टिक परचेज लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, उसके साथ में क्या जोड़ना है? तो वो आपकी कंप्लीट किसकी वैल्यू आ जाएगी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बी। दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है? पावर एंड फ्यूल। जरा समझिएगा, जैसे टी शर्ट है, क्या ये अपने आप में पहले तो टी शर्ट नहीं थी? पहले क्या था? ये एक प्रकार का एक कपड़ा था। इस टी शर्ट को मशीन की हेल्प से
शर्ट में कन्वर्ट, सॉरी, इस कपड़े को मशीन की हेल्प से किस में कन्वर्ट किया गया? टी शर्ट में कन्वर्ट किया गया। उस मशीन को चलाने के लिए बिजली लगी होगी सर, या तो बिजली या तो डीजल वगैरह, जैसे जनरेटर होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, किससे चलते हैं सर? डीजल से, पेट्रोल से, है ना? तो या तो पावर लिखा हुआ मिलेगा या फ्यूल। तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बोलो भाई, इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये है सर वैल्यू एडेड निकालने का तरीका। क्या निकालने का तरीका? ये वैल्यू एडेड निकालने का तरीका। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो जीवेट एमपी होता है ना, उसको आप कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। क्या प्रेजेंट कर सकते हो? बोलो भाई, जीडीपी एट एमपी। लास्ट जो हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, जिससे कि जिसके लिए पढ़ रहे हैं सारी चीजें, हमें क्या निकालनी है? बोलो भाई, क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का सिंबल क्या है? भाई मैं बार बार रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि कॉपी जाके रिवाइज कर लो, कि मैं अब आप लोग को वो नहीं कि बार बार चीजों को ये बताऊं कि हाँ इसका मीनिंग ये था, उसका मीनिंग ये था। आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। नेशनल इनकम का सिंबल क्या है? एन एन पेड एफ सी। इस फॉर्मूले से वैल्यू किसकी निकल चुकी है? बोलो। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, बीच में दूसरा बच्चा इंटरफेयर नहीं करेगा। जी फॉर पहले नंबर पर एन है। पहले नंबर पर एन का मतलब क्या होता है? नेट। ठीक है जी। अंश ग्रॉस पर हो, नेट पर जाना है, क्या ट्रीटमेंट होता है? माइनस क्या क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। डी फॉर सेकंड नंबर पर एन है, नेशनल। क्या मतलब होता है भाई? डोमेस्टिक से किस पे आना है? नेशनल। कृतिका प्लस एन एफ आई ए, प्लस एन एफ आई ए। ठीक है। पी सेम, पी सेम किस पर हो? एमपी। एमपी का मतलब क्या? मार्केट प्राइस। क्या मतलब? जाना कहां पर है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना। पीयूष माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। उज्जवल एनआईटी का फॉर्मूला रिवाइज कर रहा है घर जाके कॉपी, लेकिन तेरी बातें कम हो रही है। बातें एक भी नहीं कम करता तू। जो 11th में था ना, तू बिल्कुल रिवीजन नहीं करता। अब बाद में पछताएगा तो इस चीज को ध्यान रखियो। एनआईटी का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इजिली ओवरकम कर ले जाएंगे तेरे को समझने। आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला है, सॉरी मेथड है। कौन सा बोलो? वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड। एक बार देख लो, नोट्स बनाओ फटाफट से तेजी से। मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तेजी से हाथ चलाना कि एक दो न्यूमेरिकल हो जाए हमारे। जैसे पेपर में चीटिंग करते ना, वैसे बिल्कुल करो एकदम। गौरव हंस रहा है, सर इसमें तो मेरे से आगे कोई है ही नहीं है। करो भाई। निखिल कह रहा है शुरू कहां से करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। टेबा मार लिया? अरे सर आप मालिक आदमी हैं, आपसे तो मुझे डर के रहना पड़ता है थोड़ा सा। तनिष्क नहीं आया, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। क्या है? चुगली करके निकल गया। संजना ने हिंदी मीडियम में ले लिया है। आकांक्षा इको हिंदी मीडियम में ले ली। संजना के साथ कनेक्शन में कौन है? स्कूल में तो आप लोग के ना, वो है ना? हाँ, बुलाया मैंने उसको आज शाम को 7:30 वाले बैच में, हिंदी मीडियम वाले बैच में। मैंने कहा जब तक बताओगे नहीं पता कैसे लगेगा कि प्रॉब्लम आई है। सर आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आओ। हाँ मैं खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। ये तो मुझे मजबूरी में पैसा कमाने के चक्कर में लालची बन गया, मैं आदमी बन गया ना, तब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा। इको बीएसटी पूरी हिंदी में। हाँ कभी शाम को 7:30 वाले बैच में। कहाँ से आ रही है आवाज? कहीं ऊपर तो नहीं इसके कोई बैठा हुआ पक्षी?
मीडियम नहीं रहे। टास्क 11th वालों को ना बहुत टाइम देना पड़ रहा है इस बार की। 11th के बच्चे ना, मुझे लग रहा है तुम्हारा बैच खराब है, तुमसे भी ज्यादा बैच खराब ही है। हर साल लगता है ये बैच खराब है। अब तो मुझे भी लग रहा है तुम्हारा बैच ठीक था। हाँ मैं भी यही बोलता हूँ, मुझे लग रहा था कि तुम्हारा बैच खराब है, लेकिन अब जो आया मुझे लग रहा है तुम तो भगवान आदमी हो सर्जन, तुम लोगों की तो पूजा होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, उनको फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं आ रही, कैसे होगा मामला। हाँ वो उधर भी यही हाल है। कर लिए नोट? डन। एक सही समय आने पर बताऊंगा कि समेशन ऑफ जीवी एट एमपी इक्वल्स टू जीडी एट एमपी होता है सही समय आने पर। लेकिन अभी जैसे स्टार्ट करा मेथड, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसको, जीवी एट एमपी किसके इक्वल माना जाता है, जीडी एट एमपी। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो रियलिटी में होता है दैट इज समेशन ऑफ जीवी एट एमपी इक्वल्स टू होता है जीडी एट एमपी, ये होती रियलिटी। बट अभी समेशन कैसे कैसे होगा वो सही समय आने पर बताऊंगा, तो अभी के लिए इतना लिखना है आपको। मेनली नेशनल कम आते हैं निकालने के लिए, बट कुछ भी एग्रीगेट भी आ सकता है दूसरा। जीएनपी एफ से निकालो, क्या निकालो, जीएनपी एफ से निकालो, ठीक है। मिनिमाइज करूं एक बार जरा इसको थोड़ा सा। मैंने बुकलेट जीमेल पे भेजी थी ना, भेजी तो विषय आराम से बैठ जाओ भाई तसल्ली से, वो हरकत मत करो जो बर्दाश्त ना हो सके। बेनेशिड्स की बुक भेजी हुई सिर्फ, चलो न्यूमेरिकल्स ऑन वैल्यू बातें मत करो। पता नहीं क्या परेशानी है कि बैठा नहीं जा रहा तुम लोगों से रिलैक्स होके।
तन्मय है ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? हैं? चलो भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पढ़ो भाई जरा, क्या कह रहे हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है पार्ट 1, साथ ही साथ क्या निकालना है? नेशनल इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब इसमें पहले मैं जीवेट एमपी निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं नेशनल इनकम निकालूंगा। तो मैं जीवेट एमपी निकालने के लिए आप लोग नोटिस करो, तीनों सेक्टर का क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, और तीनों सेक्टर की क्या दे रखी है? इंटरमीडिएट इनपुट परचेजेस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक आप लोग अटेंडेंस कवर करो। एब्सेंट, संजना दूसरे वाले बैच में शिफ्ट करेंगे, इसको कोई नहीं, अटेंडेंस से भी कंटिन्यू रखो इसकी। बस लिस्ट कर देना, ठीक है। देखो बच्चों जरा, जीवेट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या बोलो? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तीनों सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट को जोड़ो जरा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों को जोड़ो, कितना बन रहा है? 1300। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी क्या लिख दिया? 1300 माइनस इंटरमीडिएट जो भी इन्होंने परचेजेस करी है 550। ठीक है, कितना बनेगा भाई? ये 750। ये हो गया जीवेट एमपी। क्या हो गया भाई? ये जीवेट एमपी। और क्या निकालना है इसमें? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का सिंबल क्या है बोलो भाई? एनएनपी एट एफसी। क्या है सिंबल? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी है। वैल्यू निकल किसकी चुकी है? जीवेट एमपी किसके इक्वल होता है? जीडीपी एमपी के इक्वल होता है। ठीक है जी। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। ग्रॉस से किस पे जाना है? माइनस डेप्रिसिएशन। डी फॉर सेकेंड नंबर पर एन है नेशनल। क्या नाम होगा? डोमेस्टिक से किस पे जाना है? नेशनल प्लस एनएफआई। एमपी पर हो जाना कहां पर है? एफसी माइनस एनआईटी। ठीक है जी। जीडीपी एमपी कितना आया? 750। डेप्रिसिएशन ढूंढो कितना है? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या था भाई? जिसको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता लिख लो कॉपी में। दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या बोलो भाई? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट है? 80। एनएफआईए, एनएफआईए का फॉर्मूला क्या था शौर्य? टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो भी पैसा हमने विदेशों से कमाया है उसमें से घटा दोगे जो पैसा हमने विदेशों को दिया है। ध्यान से देखो, फैक्टर इनकम रिसीव बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कमाया कितना है? 10। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, जॉन को कितना पैसा पे करा? 20 रुपए पे करा। माइनस एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या? आईटी माइनस सब्सिडी। ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय आईटी कितना हो गया? 50। सब्सिडी 20। ठीक है जी। 750 में से 80 जाएंगे, कितना बनेगा? 670 बचेगा। माइनस का 10 माइनस करके 30। 670 माइनस 10 माइनस 30, कितना आंसर होना चाहिए इसका? 630। एक आंसर 750, एक आंसर 630। एक 750 सिंपल है, एक 630। क्या मेरी बात समझ में आई? आप लोगों को देखो एक तो एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, जो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे सिखाया है ना डिटेल में,
ये पढ़ना पड़ेगा सर घर जाके। नहीं पढ़ोगे आज तो चलो अभी तो मैं सामने इसको रफ नहीं कर रहा हूं तो आप लोग कर लोगे आसानी से, लेकिन जब ये सामने नहीं होगा ना सर तब दिक्कत आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट कर लो भाई जरा फटाफट से। क्वेश्चन मैं आप लोग को ग्रुप में भेज रहा हूं, मतलब कोई क्लिक कर लो यार, क्योंकि टाइम खाली पीली का ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं। यार रुको, मैं खुद ही भेज दूंगा ग्रुप में, आप आंसर नोट करो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये एक तरीके से वैल्यू एडेड का, फटाफट से नोट करो इसको। इसको मत नोट करना वाले पोर्शन को, वो मैं भेज दूंगा, आप इसको नोट करो, तेरी से टाइम बचेगा। तब तक मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन निकालता हूं। कर लिया वाला पोर्शन नोट? जल्दी से हाथ चलाओ भाई, थोड़ा तेज। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाले वो करवा रहा हूं। डन? ठीक है, ओके सर प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज मैं जो समझाना चाहता हूं, कह रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना, ये तो सिंपल निकालना है, लेकिन इसको अगर देखेंगे नोटिस करेंगे इसमें एक टर्म दे रखा है क्या, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये कहां लिखवाया था मैंने? अगर आपको याद हो तो मैंने जब बताया था प्रोड्यूसर गुड्स का मीनिंग समझाया था, तो वहां बताया था रॉ मटेरियल को क्या कहा जाता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो जिसको नहीं पता या नहीं याद था, कॉपी के जो ऊपर वाला एरिया होता है वहां पे लिखो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इक्वल्स टू रॉ मटेरियल। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इक्वल्स टू रॉ मटेरियल, क्योंकि वो एक बार रॉ मटेरियल यूज होता है वो खत्म, उसके बाद उसका दोबारा यूज नहीं होता। इस टी शर्ट को बनाने में जो कपड़ा लग गया, अब वो दोबारा धोना इसमें से निकालोगे क्या? ठीक है कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इस कपड़े का नाम क्या पड़ गया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। डन। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करना है हमारे को, बोलो। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, जीवीएट एमपी निकालना, फॉर्मूला बोलो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर दे रखा होगा तो उसमें क्या जुड़ेगा, डोमेस्टिक सेल्स के साथ एक्सपोर्ट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एक्सपोर्ट, चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो मुझे भी दिख नहीं रहा तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है जी, डोमेस्टिक सेल्स कितनी दे रखी है, देखो भाई 200 दे रखी है, लिख दी यहां पे 200। डोमेस्टिक सेल्स के साथ एक्सपोर्ट दे रखा, कहीं कितना दे रखा है, 10 ब्रैकेट, चेंज इन स्टॉक -10 है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट विच मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ, जिसका यहां पे नाम क्या दे रखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। कितना अमाउंट, 120, 210 माइनस 200, 80 आ जाएगा। ठीक है जी, खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई फटाफट से। ये क्वेश्चन पेपर में पिछले 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, 2 साल के अंदर अंदर ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। एक बार बोर्ड में, 2 बार सेंट्रल स्कूल के एग्जाम में, और एक किस कोई और स्कूल था प्राइवेट वाला जिसने अपने फाइनल पेपर में दिया था।
ठीक है कि नहीं, हाँ मतलब प्री बोर्ड में दिया था वो है, ठीक है जी। तो इसको जरा करने की कोशिश करते हैं, देख लो पहले क्या निकालना है यहाँ पे। मेरी हेल्प के बिना निकाल पाओगे तो ट्राई करो जरा, पहले 2 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट से करो कोशिश करो, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। जिन्होंने सारे लेक्चर अटेंड करे ना वो जरूर कर पाएंगे, जिन्होंने स्किप करे लेक्चर हो सकता है जो यहाँ पे चीज है उसमें फंस जाए वो लोग। ये कर लिया नोट? क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। एक चीज ध्यान रखो, ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी निकालना हो सबसे पहले क्या निकालोगे? जीवेट एमपी। क्या निकालोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं भी जाना है, बुध विहार जाना है चाहे कंझावला जाना है, पहले तो आप रामाफेर के स्टैंड पर ही आओगे ना अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो तो इसी तरीके से वैल्यू एडेड मेथड में कुछ भी निकालना हो, नेशनल इनकम निकालनी है, एनवीएट एमपी निकालना है, एनवीएट एफसी निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे? जीवीएट एमपी की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे? उसके बाद उसमें प्लस माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन, एनएफआई, एनआईटी, वो जो चीजें होती है वो अपने आप कहां पहुंच जाओगे? एनवीए या एनवीएट जो भी उसने पूछा होगा उस पर पहुंच जाओगे। इस पे लगाओ दिमाग। चौदह, ठीक है, देखते हैं। 17, ठीक है। देखो जरा इधर, जिन नहीं हो रहा तो देखो जरा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? जीवीएट एमपी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? जीवीएट एमपी। फॉर्मूला बोलो। माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। करेक्ट है जी। माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस जो भी होगा। सेल्स दे रखी है, हाँ सर 25। चेंज इन स्टॉक दे रखा है, नेट चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? -2। माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस की जगह पे क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल। 23 - 6 क्या वैल्यू आई? 17। ये किसकी वैल्यू निकली है? किसकी वैल्यू निकली है? जीवेट एमपी। निकालना क्या है? एनवीएट एमपी निकालना है। बोर्ड की तरफ ध्यान रखना भाई सब जने, मेन स्टेप है यहाँ पर। जीवेट एमपी निकल चुका है। ग्रॉस से किस पे जाना है? नेट पे जाना है। सबको पता है क्या ट्रीटमेंट होगा? माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहाँ है सर? इसमें डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, तो यूज होगा किसका? इस वाली लाइन का। ध्यान से सुनो भाई जरा, मैंने आपको डेप्रिसिएशन जब टॉपिक सिखाया था तो मैंने कैलकुलेशन करनी बताई थी। मैं आज दोबारा फिर से बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कभी कभी करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी है या फिक्स एसेट्स है, वो अगर उसमें स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब कबाड़े के भाव में जब एसेट्स बिकता है, डिवाइड बाय लाइफ, कितने सालों तक वो चीज चली है। एक एग्जांपल मान के चलिए आपने 10 लाख की कोई कार ली सर, और 10 साल बाद, डीजल की कार है, 10 साल बाद वो बिल्कुल खत्म, उसको आपने कबाड़े में बेचा या कटवा दी वो गाड़ी, तो 50,000 की कटी। कितने की कटी? और कितने सालों तक चलाई आपने वो? 10 लाख में से 50,000 गए, कितना बचा? 9,50,000। 10 सालों तक चली है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 95,000 आ गया। कितना आ गया डेप्रिसिएशन? अब इसी तरीके से यहां पे नोटिस करो ध्यान से, इसी चीज को नोटिस करो ध्यान से। यहां पे फिक्स कैपिटल गुड विद द लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर, 15 लाख की है वो एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू तो नहीं दे रखी गई, तो मैं मानूंगा 0। कितने सालों तक यूज करिए? 5 सालों तक यूज करिए, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा भाई? 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 3 लाख।
जी वेट एम पी कितना, -3। यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ, नोट कर लेना यहाँ पे कितना आंसर बचेगा 14। तो एन बी ए एट एम पी कितना बचेगा भाई? आया समझ में क्वेश्चन ये? कितना आंसर है भाई? 14। ठीक है जी, हिंट समझ में आने शुरू हो गए। ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में ही कभी ना कभी क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, करो इस पोर्शन को, नोट करो। बुकलेट सबके पास है ऑलमोस्ट, बुकलेट में भी होंगे अगले क्वेश्चन। इट सीम्स के ऊपर ना कोई पक्षी आगे बैठा हुआ है कि हाँ भाई यार नितिन तू तो नहीं कर रहा ये तेरे देख ले, मुझे तो तेरे पर ही विश्वास है भाई। हाँ बुकलेट की दोबारा भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, या ऐसा करो क्लिक करो इस क्वेश्चन को। करो इसको क्लिक करके ग्रुप में भेजो। हाँ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा।